हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सीरीज LCR सर्किट। हम क्या करेंगे, एक AC सोर्स लेंगे जिसका EMF है E = E0 sin ओमेगा t। इसके साथ हम एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे एंड लेट I इज करंट इन द सर्किट। तो अब हमने तीनों कंपोनेंट इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर एक साथ सीरीज में AC सोर्स के साथ कनेक्ट किए हैं और लेट एट एनी टाइम t I इज करंट इन द सर्किट। ओके, तो हम यहां लिखेंगे लेट ए रजिस्टर R, कैपेसिटर C and inductor L are connected in series to an AC source of EMF E = E0 sin ओमेगा t। ओके, लेट ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। ओके, let I is current in the circuit। okay, तो potential difference across R is VR = IR। potential difference across L is VL, it will be IXL, and potential difference across C is VC, it will be IXC। ओके, उसके बाद करंट और वोल्टेज रेजिस्टर में सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 और वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय π/2 एंड कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2, यानी करंट अहेड होता है। ओके, क्योंकि इंडक्टर में करंट की इक्वेशन क्या होती है, I = I0 sin ओमेगा t - π/2, यानी करंट पीछे है π/2 से, और ये कह सकते हैं आप वोल्टेज आगे है π/2 से। ओके, और कैपेसिटर में होता है I = I0 sin ओमेगा t + π/2, तो उसमें करंट आगे है π/2 से, यानी वोल्टेज पीछे है π/2 से। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे सो दैट फेजर डायग्राम बनाते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। इन रजिस्टर E and I, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज लिखेंगे, प्रॉपर वर्ड करंट एंड वोल्टेज are in same phase in inductor voltage is ahead of current by π/2, क्योंकि करंट इंडक्टर में होता है I = I0 sin ओमेगा t - π/2, और कैपेसिटर में इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2। ओके, तो इसके बेसिस पर अब हम
फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ये x और यहाँ पर y लोगे। ओके, तो पहले हम करंट की एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट करंट की। तो ये करंट का फेजर वेक्टर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट के इक्वल, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हमने आई नोट कंसीडर कर लिया। तो आई नोट है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। इसी तरह से हम मान लेंगे वी नोट है एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर, वी नोट एल है एम्पलीट्यूड ऑफ वी एल, और वी नोट सी है एम्पलीट्यूड ऑफ वी सी। ओके, क्यों? क्योंकि फेजर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है यानी लेंथ होती है वो हमेशा आपके एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है। कि ये वी नोट सी शायद वीडियो में अच्छे से नीचे ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। यहां पर वी नोट सी ये है एम्पलीट्यूड ऑफ वी सी। ओके, ऑलराइट। तो अब हम पहले वी आर का फेजर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो वी आर के फेजर वेक्टर की लेंथ क्या होगी, वी नोट आर होगी। और रजिस्टर में, इन रजिस्टर करंट वोल्टेज सेम फेज में है, तो यानी इसी डायरेक्शन में आएगा। लेट ये हो गई लेंथ वी नोट आर यहां से यहां तक। तो ये हो गया फेजर वेक्टर यहां से यहां तक वी आर का। वी एल के लिए, इंडक्टर के लिए क्या है, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई बाय 2। तो करंट के साथ ये पाई बाय 2 एंगल बनेगा आपका। तो इस डायरेक्शन में आपका वी एल आएगा, तो ये वी नोट एल हो गया। और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2, तो इससे पाई बाय 2 यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, ये इधर वी नोट सी आएगा आपका। तो ये कैपेसिटर का फेजर वेक्टर, ये इंडक्टर का फेजर वेक्टर, और ये रिजल्टेंट करंट और वी आर यानी रजिस्टर का फेजर वेक्टर, ये इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें अगर वी नोट एल और वी नोट सी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो हम फिर से रिजल्टेंट फेजर वेक्टर डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो ये x है, ये y है। तो वी नोट एल और वी नोट सी का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। और इधर ये क्या है, आई नोट और वी नोट आर। ओके, तो ये आपका वी नोट एल और वी नोट सी का रिजल्टेंट हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। और ये आई नोट और वी नोट आर को मैंने सेम रखा है। और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये पाई बाय 2 है, इसके और इनके बीच में ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका और वी नोट आर का। और वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो अप्लाइड ईएमएफ है ये रिजल्टेंट ईएमएफ इसके इक्वल, यानी रिजल्टेंट जो आएगा इनका, उसकी जो लेंथ आएगी वो इसकी एम्पलीट्यूड ई नोट के इक्वल आनी चाहिए। तो वो ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका लेंथ होगा यहां से यहां तक ई नॉट। तो ये रिजल्टेंट आ गया। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट फेजर डायग्राम है इसमें हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो आपको ई का दिया हुआ है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिया हुआ है साइन ओमेगा टी। तो यानी ये x के साथ जो ई नोट एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल जो मैंने रेड से बनाया, ये यहां से यहां तक, ये क्या बनेगा, ओमेगा टी, यहां से यहां तक, क्योंकि ये इसका फेज क्या है, ओमेगा टी। ओके, और इसके बाद ये जो एंगल बनेगा ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या होगा, रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट
वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई होगा, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस फाई। तो ये है स्टूडेंट आपका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम, रिजल्टेंट फेजर डायग्राम। ओके, अब मैं इसको पॉइंट ओ लिख देता हूं, इसको एम और इसको एन, पॉइंट ओ, पॉइंट एम, पॉइंट एन। ओके, वेल ये वी नोट सी जो है ये ऊपर वाले डायग्राम का, मैं इसको थोड़ा उधर लिख देता हूं सो दैट आपको बाद में भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, ऑलराइट, तो ये आपका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम है। अब मैं इसको इधर से इरेज कर देता हूं आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए। From phasor diagram, from phasor diagram, E नोट किसके इक्वल होगा? E नोट है V नोट L माइनस V नोट C और V नोट R का रिजल्टेंट, तो ये होगा अंडर रूट V नोट L माइनस V नोट C का स्क्वायर प्लस V नोट R का स्क्वायर, और इनके बीच में ये एंगल 90 है, तो ये यहां पर टर्म आएगी 2 वी नोट एल माइनस वी नोट सी वी नोट आर कोस पाई बाय 2, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, ये पाई बाय 2 है। तो कोस पाई बाय 2 0 होता है, तो ई नोट हो गया आपका अंडर रूट वी नोट एल माइनस वी नोट सी का स्क्वायर प्लस वी नोट आर का स्क्वायर। वेल, अब आप वैल्यूज रखेंगे, वी नोट आर इज आई नोट आर, वी नोट एल इज आई नोट एक्स एल एंड वी नोट सी इज आई नोट एक्स सी। तो ये आ जाएगा आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मैं आई नोट को बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि ये स्क्वायर से अंडर रूट हटके बाहर सिर्फ आई नोट आएगा, तो ये बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से आई नोट आ गया आपका ई नोट डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ई नोट बाय जेड एल सी आर, ई नोट बाय जेड एल सी आर। और ये जेड एल सी आर क्या है? इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट। ओके, तो जेड एल सी आर है आपका इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट। जेड एल सी आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर। ये आर स्क्वेयर पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी लिख सकते हो जैसे यहां था सेम। ओके, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। तो बेसिकली ये क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज LCR सर्किट की टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ओके, ऑलराइट, अब उसके बाद ये जो ट्रायंगल OMN है, इसमें जो ये फाई है, फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। फाई इज फेज डिफरेंस
between E and I। E क्या है? E नोट साइन ओमेगा टी, और I क्या है? रिजल्टेंट करंट, जो कि I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, क्योंकि ये एंगल ओमेगा टी है, ये फाई है, तो ये क्या बच गया? ओमेगा टी माइनस फाई। वेल, ये फेज डिफरेंस निकलेगा कैसे? तो ट्रायंगल ओ एम एन में टेन फाई क्या होगा? टेन फाई होगा आपका एम एन बाय ओ एम, एम एन बाय ओ एम। एम एन की वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल होगी वी नोट एल माइनस वी नोट सी, वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और ओ एम है आपका वी नोट आर। ये हो गया आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी बाय आई नोट आर। आई नोट कैंसल आउट हो जाएगा, तो टेन फाइव बच जाएगा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। तो ये होगा आपका फेज डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला बिटवीन रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मुझे इधर इरेज करना पड़ेगा। पहले मैं सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट डायग्राम का क्लियर किया है मैंने। वेल, तो अगर मैं इस फॉर्मूले के लिए ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूं तो वो क्या आएगा कि इस एक्सिस पे मेरा एक्सएल माइनस एक्स सी होगा, इस एक्सिस पे आर होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या होगा? जेड एल सी आर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आपका एंगल होगा फाई। सो दैट टेन फाई इक्वल टू दिस बाय दिस। ओके, एक्सएल माइनस एक्स सी बाय आर। तो इस फॉर्मूले के लिए अगर आपको इसको ट्रायंगल फॉर्म में पैरेललोग्राम फॉर्म में बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर ट्रायंगल फॉर्म में बनाना है तो सिर्फ ये साइड बना दो, ये क्या होगी? एक्स एल माइनस एक्स सी के इक्वल होगी। फिर ये और ये साइड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ऑल राइट, तो यहां तक का हमारा पार्ट हो गया। अब मैं इस फेजर डायग्राम को यहां से क्लीन कर देता हूं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने अपने नोटबुक में बना लिया है। तो आपको अगर कहीं ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक से देख लेना। ओके, तो पहला केस, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, अगर एक्सएल एक्ससी से ज्यादा है तो टेन फाई क्या आएगा? पॉजिटिव। तो फाई भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यू विल गेट टेन फाई पॉजिटिव, तो फाई भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, और इसका मतलब हुआ अगर फाई पॉजिटिव आता है तो आप अपने जो फेजर डायग्राम है अपनी नोटबुक में देखिए, उसमें करंट पहले आ रहा है और उसके बाद फाई एंगल बन रहा है और फिर ई नोट आ रहा है। पहले आई नोट आ रहा है आपके फेजर डायग्राम में, जो मैंने अभी यहां से इरेज किया है। पहले आई नोट है, फिर एंगल फाई है और फिर ई नोट है। तो अगर वो फाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फाई। सो आई लैग्स behind E by phi if XC is greater than XL then tan phi क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा इस फॉर्मूले से। अगर XC ज़्यादा है XL से तो tan phi नेगेटिव, तो phi भी क्या आएगा? नेगेटिव। phi नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि वो जो एंगल है आपका अभी क्या है, ये आई नोट है और ये आपका इधर ई नोट है, ये फाई बना हुआ है। अगर ये फाई आया पॉजिटिव आया है तो यानी ऐसे ही बनेगा जैसे है।
तो करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है, करंट लैग्स बिहाइंड E बाय फाई। लेकिन अगर फाई नेगेटिव आया है तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये होगा कि जो ये फाई है ये इधर नहीं बनेगा, फिर कहाँ बनेगा, फिर इधर आपका कहीं E नोट आएगा और ये फाई बनेगा, फिर नेगेटिव का ये मतलब है। तो अब क्या है, अब वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय फाई। ओके, सो अब हम लिखेंगे E लैग्स बिहाइंड I बाय फाई। ओके, तो अब वोल्टेज लैग करेगा करंट से, वोल्टेज पहले बन रहा है करंट बाद में, तो ये वोल्टेज लैग कर रहा है, यानी वोल्टेज करंट के पीछे है यहां पर। ओके, और थर्ड केस है, अगर आपका XL और XC इक्वल है तो आपका tan फाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो फाई भी जीरो हो जाएगा। XL इक्वल टू XC होगा तो tan फाई जीरो, तो फाई भी जीरो। और फाई जीरो का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब रेजिस्टर का केस होता है। ओके, तो E एंड I आर इन सेम फेज। ओके, अब तीनों की एक एक करके इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसमें कहता है I लैग्स बिहाइंड E बाय फाई। करंट किस में लैग करता है, आपने पढ़ा था कि इंडक्टर में जो करंट होता है I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता है, यानी इंडक्टर में लैग करता है करंट। तो यहां पे जो है इस सर्किट में अगर ये कंडीशन है तो इंडक्टेंस है जो वो डोमिनेटिंग है, इसका मतलब। तो आप यहां लिख सकते हो, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, अब यहां लिख दो, सो इंडक्टेंस इज डोमिनेटिंग, इंडक्टेंस इज डोमिनेटिंग। सेकंड में आता है E लैग्स बिहाइंड I बाय फाई, यानी इसमें करंट के वोल्टेज लैग कर रही है करंट से। तो ऐसा होता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में करंट की वैल्यू क्या आती है, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो उसमें करंट का फेज ज्यादा होता है, वोल्टेज का कम होता है। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, कैपेसिटर जो है यानी वो डोमिनेटिंग है। तो ये लिखेंगे हम, कैपेसिटर इज डोमिनेटिंग। तो इस सर्किट में कैपेसिटर डोमिनेटिंग है। और थर्ड में जब करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है तो ऐसा किस में होता है, रेजिस्टर में होता है। तो यहां पे सो सर्किट इज रेजिस्टर डोमिनेटेड, सर्किट इज रजिस्टर डोमिनेटेड। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने 3 स्पेशल केसेस डिफाइन किए। अब हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, एडमिटेंस। ये होता है इनवर्स ऑफ इंपीडेंस, इनवर्स ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। एडमिटेंस इसको A से लिखते हैं, कैपिटल A से। तो इनवर्स ऑफ impedance is called admittance, inverse of impedance is called admittance। तो ये A क्या होगा, 1 बाय जेड LCR, तो 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर, ये होगा एडमिटेंस। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एक सीरीज LCR सर्किट को हम रेजोनेंस में कब कहते हैं, अगर उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो रेजोनेंस कंडीशन में है।
ओके, तो अभी भी हम सीरीज एलसीआर ही स्टडी कर रहे हैं। अभी हम जो रेजोनेंस कंडीशन स्टडी करेंगे वो सीरीज एलसीआर सर्किट की ही स्टडी करेंगे। रेजोनेंस कंडीशन, a series LCR circuit is said to be in resonance. A series LCR circuit is said to be in resonance, when current passing through it is maximum. When current passing through it is maximum. ये है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन अब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी रेजोनेंस के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सोर्स की, किस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर मैक्सिमम होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब आपकी जेड की वैल्यू है, इंपीडेंस की वैल्यू है, वो मिनिमम होगी। करंट इन सर्किट will be maximum when Z equal to under root R square plus XL minus XC square is minimum। और ये मिनिमम कैसे हो सकता है? अगर XL इक्वल टू XC हो जाए तो Z की वैल्यू सिर्फ R के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और अंडर रूट आर स्क्वायर क्या होगा? R। ओके, तो Z विल बी मिनिमम इफ XL इक्वल टू XC। तो ये कंडीशन होगी Z मिनिमम होने के लिए और करंट मैक्सिमम होने के लिए। XL होता है L ओमेगा इक्वल टू XC होता है 1/C ओमेगा। तो यहां से आगे आपका ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस। मैं इसको ओमेगा नोट लिख देता हूं, तो ओमेगा नोट इज 1/√LC। सो दिस इज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और सिंपली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, तो ये होता है ओमेगा बाय 2 पाई, तो ये हो गया 1/2 पाई √LC। तो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, और जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जेड मिनिमम विल बी XL इक्वल टू XC है, तो ये तो XL माइनस XC 0, तो बचेगा √R स्क्वायर, और √R स्क्वायर क्या होगा? R के इक्वल हो जाएगा। तो ये होगा जेड की मिनिमम वैल्यू एट रेजोनेंस। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यानी I max इट विल बी E नॉट डिवाइड बाय जेड की जो मिनिमम वैल्यू है R। तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इसको आप I नोट भी लिख सकते हैं। तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? XL इक्वल टू XC होना चाहिए। ओके, और Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। और Z की वैल्यू अगर R होती है, यानी अब सर्किट में क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट आ रहा है, और रेजिस्टेंस का इफेक्ट आते हैं तो क्या होता है? करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाते हैं, यानी रेजोनेंस पर करंट और वोल्टेज इन सीरीज एलसीआर सर्किट सेम फेज में होंगे। ओके, तो हम यहां लिखेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, तो क्या है, सबसे पहले XL इक्वल टू XC, नंबर 2 आपका जो Z है LCR वो किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है, यानी जो अब आपका सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। एंड नंबर 3 अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, I and E are in same phase, ओके। और आपका जो फेज होगा फाई वो क्या होगा 0, क्योंकि आपका tan फाई था वो XL माइनस XC बाय R था। अगर आपका XL इक्वल टू XC होगा तो वो क्या होगा 0, तो फाई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो सेम फेज का मतलब वैसे भी थर्ड लाइन है उसका भी मतलब यही है कि करंट वोल्टेज सेम फेज में होने का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस 0 है आपका, ओके। तो ये है स्टूडेंट, तो ये आपको इसमें डेरिवेशन में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए साइड में थोड़ा सा लिखा है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ओके। अब करंट का वेरिएशन क्या होगा विद रेजिस्टेंस, तो मैं इस एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं और इस एक्सिस पर पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ये कुछ इस तरह से वेरिएशन करेगा, ये रेजिस्टेंस R1 पर है, ये R2 पर है और ये R3 पर है, ओके। ये 3 अलग अलग कर्व ड्रॉ किए गए हैं और ये 3 अलग अलग वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 पर हैं। तो इनमें R1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, R2 और फिर R3, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक सीरीज LCR सर्किट, और ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है हर केस में वो क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम सीरीज LCR पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है ए रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, इंडक्टर ऑफ 20 बाय पाई हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ 5 बाय पाई माइक्रोफेराड, 5 बाय पाई माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फाइंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। तो आपको दिया हुआ है R है 50 ओम, इंडक्टेंस L है 20 बाय पाई हेनरी और कैपेसिटेंस है 5 बाय पाई माइक्रोफेराड, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, ओके। तो इम्पीडेंस Z ये होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो R तो है, XL और XC की वैल्यू चाहिए आपको। यहां पर 230 वोल्ट दिया है, ये क्या है, RMS वैल्यू है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। ओमेगा होता है आपका 2 पाई म्यू, तो जो XL है विच इज L ओमेगा, तो ये होगा L इंटू 2 पाई म्यू। L की वैल्यू है 20 बाई पाई इंटू 2 इंटू पाई इंटू म्यू की वैल्यू क्या है 50, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया 2000। तो XL की वैल्यू आ गई आपकी 2000 ओम। इसी तरह XC होता है 1 बाय C ओमेगा, तो 1 बाय C की वैल्यू क्या है 5 बाय पाई माइक्रोफेराड, तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ और ओमेगा क्या होगा 2 पाई
म्यू, म्यू की वैल्यू 50, पाई से पाई कैंसल, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका सॉल्व होके आएगा 2000 ओम। तो ये वैल्यूज अब आप यहाँ रख दीजिए, अंडर रूट आर की वैल्यू 50 प्लस एक्सएल की वैल्यू 2000, एक्स सी की वैल्यू 2000, तो ये 0 हो गया, और 50 का स्क्वायर है और उसका अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 50 ओम। तो ये होगी इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज एलसीआर पर बेस्ड है। ए रजिस्टर ऑफ 12 ओम कॉमा ए कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम यानी एक्स सी की वैल्यू दी हुई है, एंड ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी आर ज्वाइंड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, कैलकुलेट RMS करंट इन सर्किट, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। पाई की वैल्यू आप 3 ले सकते हो, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपको गिवन क्या है, रजिस्टर है 12 ओम, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है XC 14 ओम, और इंडक्टेंस है 0.1 हेनरी, RMS वोल्टेज 200 वोल्ट दिया है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। RMS करंट निकालने के लिए IRMS होता है ERMS बाय जेड, तो जेड के लिए आपको XL की वैल्यू और चाहिए। XL है L ओमेगा, L इंटू 2 पाई म्यू, ओके, L की वैल्यू है 0.1 इंटू 2 पाई की वैल्यू यहाँ से 3 ले सकते हैं, और म्यू की वैल्यू है 50, तो ये आपका आ गया 50 इंटू 200 इंटू 3 300 इंटू 0.1 30 ओम। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपका, ये जेड आपका वही है जिसको आपने एलसीआर लिखा था, चाहे तो आप यहाँ एलसीआर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको सिंपली यहाँ भी मैंने सिर्फ जेड लिख दिया था, आप लिखना चाहें जेड एलसीआर तो वो लिख सकते हैं इस तरह से, ओके, या फिर आप इसको सिंपली जेड भी लिख लेंगे, न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ओके, तो अब भी वैल्यूज रखते हैं, आर की वैल्यू यहाँ 12 और एक्सएल की वैल्यू है आपकी 30, एक्स सी की वैल्यू दी हुई है 14, तो 30 माइनस 14 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 30 माइनस 14 होता है आपका 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 400 आ जाएगा, और 400 का अंडर रूट होता है 20, तो आपकी इंपीडेंस आ गई 20 ओम। ओके, अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो आई आरएमएस होगा ई आरएमएस बाय जेड। ओके, तो ई आरएमएस की वैल्यू है 200, जेड की वैल्यू है 20, तो ये आ गया आपका 10 एम्पियर। और फिर आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर। एक्सएल की वैल्यू है 30, एक्स सी की वैल्यू है आपकी 14 बाई आर की वैल्यू है 12, तो ये हो गया 16 बाई 12 4 बाई 3, तो phi इक्वल टू 10 इनवर्स 4 बाई 3, 10 इनवर्स 4 बाई 3, और ये अराउंड 53 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन ये वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 10 इनवर्स 4 बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। ओके, और अगर ये वैल्यू निकालनी है तो आपको फिर जो भी एग्जामिनर होगा आपके एग्जाम में, जिसकी ड्यूटी होगी, आप उनको बोलेंगे सर मुझे लॉग टेबल प्रोवाइड करवा दीजिए, और वो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके साथ ही ये दोनों न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गए।
ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह से आपका टॉपिक सीरीज LCR कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।